बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और छोटों को मेरा दुआ और बहुत सारा प्यार। इस इस चैनल पे काफ़ी दिनों बाद बिकॉज़ कि आजकल मैं थोड़ा बिज़ी रह रहा हूँ और इसलिए टाइम नहीं निकाल के आ पा रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि मुखातिब नहीं हो पा रहा हूँ आप सभी से। तो इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के सॉरी और नम्र निवेदन कहना चाहूँगा कि अब आपके पास आज जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ उसमें ये होगा कि जो उत्तर प्रदेश के स्कॉलरशिप जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और साथ ही सीएससी वैलीज के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। सीएससी वैली जानेंगे कि कैसे फॉर्म में क्या क्या चीज़ों को फिल किया जाता है और साथ में ये भी स्टूडेंट को पता लगेगा जो मेरे यूट्यूब व्यूवर्स देख रहे हैं उन सब के लिए कि जिनके बेटे या बेटियां यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं और उनको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है या जिन्होंने इसके लिए प्रोसेस किया हुआ है तो उनको पता चलेगा कि इसके बारे में थोड़ी डीपली इंफॉर्मेशन थी। तो मैं आज आपको बात करने वाला हूँ मेरे एक फॉर्म है जिसके लिए आपको बताऊंगा कि जिन्होंने पिछली साल 2019 में फॉर्म फिल कर दिया था और अब वो फिल करने वाले हैं यानी कि 2020 का, तो उनका रिन्यूअल का फॉर्म फिल किया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में कि उनमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलें और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो सबसे पहले आप scholarship.up.gov.in/index.aspx ये एक लिंक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप इसे ओपन करके और अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म रजिस्ट्रेशन, चाहे आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो या फिर आपका रिन्यूअल का हो, वो आप इसी वेबसाइट की लिंक से कर सकते हैं। तो इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ओनली रिन्यूअल के लिए। तो मेरे केस में रिन्यूअल का है ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये आप देखेंगे स्टूडेंट पे क्लिक करना है और रिन्यूअल लॉगिन पेज पे जाना है और मेरे के अब यहाँ पे आपको बड़े सावधानी से समझने वाली बात है रिन्यूअल केस के लिए। ये है प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन और इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन। प्री मैट्रिक क्या है, यानी 8वीं ये सब आते हैं 8-9 के लिए, और 10th 11th 12th जो होते हैं वो हमारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट होते हैं। और जो 12th के ऊपर यूपी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब आते हैं पोस्ट मैट्रिक्स में। पोस्ट मैट्रिक्स होता है जो 12th यानी 12वीं के ऊपर के जो भी स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन। और अगर कोई उत्तर प्रदेश से बाहर का रहने वाला है यानी कि दूसरे राज्य से, और वो उत्तर प्रदेश में स्टडी कर रहा है और वो एलिजिबल है उस अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग टू, तो वो पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके कर सकता है। तो मेरे केस में है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सिंपली आपका ऐसा एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होता है कि आपका सत्र 2020 और 21 का आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बता देता हूँ आपको क्या क्या डालने हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालें और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होता है यहाँ पे। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, दूसरे कॉलम में डेट ऑफ बर्थ है तो अपना डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरीके से डालना है DDMMYY, यानी कि अगर आपका किसी का डेट ऑफ बर्थ है जैसे आज 10 सितंबर, तो आप 10 डाल के स्लैश करें, फिर 9 करें, फिर स्लैश करें, उसके बाद 1998 यानी कि जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। पासवर्ड या पासकोड वेरिफिकेशन कोड होता है वो आपको यहाँ नीचे एंटर करना है, उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है, फिर आपको सिंपली आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। अभी मैंने एक दो चीज़ें इसमें फिल कर दी थी बट मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का ये पॉइंट आपका क्लिक होके हो जाएगा। उसके बाद नवीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। ये सिर्फ मैं रिन्यूअल वाले केस में बता रहा हूँ और मेरे केस में जो मेरे कस्टमर हैं वो हैं बीएड के उत्तर प्रदेश से, तो उनके केस में तो आपका जब रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे यानी कि आपका रिन्यूअल, तो आपका रजिस्ट्रेशन ओके रहता है, ग्रीन ओके, और यहाँ पे नवीकरण आवेदन पे संशोधित पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट जो होता है वो सारी चीज़ें ओके होती है, उसको कुछ करना नहीं होता है।
सेकंड पे शैक्षिक संस्थान में इसमें क्लिक करना होता है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी होगी। अगर पिछले साल में जो आपका फर्स्ट ईयर का एडमिशन डेट था यानी प्रवेश तिथि वो आपका सेम रहेगा, बट आपका पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि तो वो आपको लेटेस्ट डालना है, जो 2020 का आपका एडमिशन डेट था वो डाल के आपको यहाँ पे अपना ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप रिन्यूअल केस में रहेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। इसमें दो चीज़ ऑप्शन होती है जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो ये देख रहे होंगे जो ये रेड रेड में आ रहा है, जैसे दीवा छात्र और या आवासीय छात्र। दीवा छात्र वो होते हैं जो हॉस्टल या कॉलेज से बाहर से यानी रह के पढ़ते हैं या अपने फैमिलीज के साथ, और जो आवासीय छात्र का मतलब होता है जो हॉस्टल के अंदर रह के पढ़ते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ डेट डाल देनी होती है जो प्रवेश तिथि आपकी है 2020 की, और सिंपली सा आपका यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के इसको सब यहाँ पे नीचे ये क्लिक कर देना होता है एक्सेप्ट का, उसके बाद सबमिट कर देना होता है, आपका ये चीज़ें सेव हो जाएगा। सेम ऐसी चीज़ें आपकी निजी जानकारी है जो आपकी डिटेल्स है वो आपको ऐसे ही सबमिट करना है। जाति और आय में कुछ आपको छेड़ना नहीं है, जो एज इट इज़ पहले था वही इस बार भी रहेगा। बैंक डिटेल में आपको दोबारा से अगर कुछ चेंजेस है या आपको चेंज करना चाहते हैं या दूसरा बैंक अकाउंट डालना होता है, उस केस में स्टूडेंट का यहाँ पे दूसरा बैंक अकाउंट भी दोबारा डाल के कैप्चा कोड डाल के एक्सेप्ट करके आप अपडेट कर सकते हैं। शुल्क संबंधित है, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है जो मैं आप लोगों को थोड़ा रिपीट करूंगा इस चीज़ के लिए। शुल्क संबंधित में ध्यान दें कि आपका जो भी अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क होता है वही सिर्फ यहाँ फिल करें, कैप्चा कोड डालें, उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करके अपडेट कर दें। आपका गत वर्ष होता है, गत वर्ष के अंदर आपकी यहाँ पे डिटेल्स जो भी आपकी होगी, लाइक संस्था में आपके टोटल मार्क्स कितने हैं और आपने कितने लेके आए, कितने परसेंटेज हैं और कॉलेज वगैरह, उसको अपडेट कर दें। ये सब कुछ अपडेट करने के बाद आपका ये नवीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करने का टैब ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली फोटो अपलोड करें पे क्लिक करना होता है। तो आपको सिंपली यहाँ आना है और आपको यहाँ चूज पे क्लिक करना है, और जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए वो आपका पासपोर्ट साइज फोटो 20 KB JPG के अंदर होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट का जो फोटो होगा वो 20 KB होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए, यानी कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो फाइल हो वो JPG के अंदर या JPEG के अंदर हो, तो नॉर्मली JPG आप करें, क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। और फाइल फोटो पासपोर्ट साइज बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, जिससे कि फेस सब कुछ बिल्कुल अच्छे से फेस क्लियर हो, वो ज़रूरी है। और आपको अपलोड फाइल पे करेंगे व्यू फोटो, यहाँ इस तरह से फोटो आपको शो हो जाएगा। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई ये वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं और स्टूडेंट वो उत्तर प्रदेश से हैं और उनको ये फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जब आपका फोटो अपडेट हो जाए तो यहाँ पे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को रोकना चाहूँगा और थोड़ा मैं इसके बारे में डीपली समझाऊंगा, ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। जब भी आप अब 2020 के अंदर जो लेटेस्ट आप उत्तर प्रदेश का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो इसमें जो ये 3 पॉइंट है, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। इसमें क्या है कि जब भी आप इसमें करेंगे तो पहले बहुत सारे लोगों के साथ, ज़्यादातर बच्चियों के साथ, जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल स्टूडेंट हैं, जो फीमेल हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात करने वाला हूँ कि जिन्होंने 2012 के अंदर, 13 के अंदर या 2012 से पहले, यानी कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी 2010, 11, 12 के अंदर जो उस साल में जिन्होंने 10th किया था, उन सभी मुस्लिम बच्ची हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, सबके अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है तो उसके नाम के आगे KM जरूर लगा है। इसका मतलब होता है कुमारी। कुमारी का शॉर्ट फॉर्म केम डाला गया है, और वो केम फॉर्म के अंदर काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम इस बार देने वाला है। बिकॉज कि अगर आप जो भी फॉर्म उसमें फिल करेंगे तो आपने पहले फॉर्म जो फिल किया हुआ है, अब मान के चले फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरे स्टूडेंट का नाम है सीमा शर्मा, तो सीमा शर्मा का स्पेलिंग SEEMA, फर्स्ट नेम हो गया सीमा शर्मा, लास्ट नेम SHARMA, सीमा शर्मा। बट आपको जैसे मैं अभी समझा रहा था कि सभी लड़कियों को, बच्चियों को, गर्ल्स के अंदर जो 2012 या 2011, 2010 में जो बच्चियों ने 10th पास की थी,
उनके सर्टिफिकेट में उनके नाम के आगे केएम लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करती हों। सभी के सर्टिफिकेट पे केएम ज़रूर लगा है, कुमारी होता है। कुमारी का शॉर्ट फॉर्म केएम। तो उस फॉर्म में क्या था, बहुत सारे लोगों को पिछली बार पैन कार्ड में इशू हो रहा था, शॉर्ट नेम नहीं चलेगा। अब इस बार जो आपके स्कॉलरशिप फॉर्म के अंदर ऐड कर दिया गया है वो है आपका कि आप अपना आधार वेरीफाई कराएं। अब मैं आपको इस पॉइंट के लिए काफ़ी डीपली बताने इसलिए चाहता हूं ताकि आप इस मिस्टेक को ना करें, और आप परेशान हो रहे हो तो बिल्कुल पैनिक ना हो, बिकॉज इसका ऑप्शन है। जैसा आप सभी को पता है कि सीएससी के माध्यम से, सीएससी की तरफ से, यानी सीएससी के अंडर में जितने भी वेलीज हैं जो बैंक बीसी के अंदर वर्क कर रहे हैं, उन वेलीज के अंदर जो बैंक बीसी हैं उनको यूसीएल अलॉट कर दिया गया है। और यूसीएल में आधार का सिर्फ अपडेशन होता है, तो आपको घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट सीएससी सेंटर पे जाएं और सीएससी सेंटर पे पता करें यूसीएल आधार अपडेशन का वर्क हो रहा है या नहीं। अगर वहाँ हो रहा है तो आप वहाँ पे अपडेट करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके नियरेस्ट, सभी बैंकों में नहीं, किसी किसी बैंकों के अंदर आपका आधार अपडेशन का वर्क और न्यू इनरोलमेंट दोनों होता है। यानी बैंक के अंदर आपका न्यू इनरोलमेंट भी होगा, बायोमेट्रिक भी होगा और आधार अपडेशन का भी वर्क होगा। बट अगर आप सीसी के माध्यम से करवाएंगे, सीसी सेंटर पे जाके, तो वहाँ जो आधार का वर्क होगा वो सिर्फ अपडेशन यानी डेमोग्राफिक अपडेट होगा, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी कि मेल या फीमेल अगर गलत हो गया है तो वो, और आपके एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 5-6 चीज़ें हैं जो आप अपडेट करा सकते हैं सीएससी सेंटर पे जो आधार का वर्क हो रहा है। तो इसमें जिनका केम, जिन बच्चियों का लगा हुआ है, उनमें इनका वेरीफाई नहीं होगा, उनको प्रॉब्लम आएगी। तो उनको ज़रूरी है कि अपने हाई स्कूल के हिसाब से अपने आधार कार्ड में वो चीज़ें जो शॉर्ट फॉर्म केम लिखा है वो अपडेट करवा लें। और अभी ये इनकम टैक्स में जिनका फिर पैन कार्ड में केम यानी कि शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता है, ये सभी को पता है। बट जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे गवर्नमेंट को एक क्लैरिफिकेशन लेटर दिया जाएगा तो वो शायद आपके आधार में, यानी कि हाई स्कूल से जो आधार अपडेट किया गया केएम है, वो उसी के हिसाब से आपका पैन कार्ड भी कर दिया जाए अगर आपका आधार में केएम अपडेट हो जाए तो ये रही। इन फ्यूचर हम पैन की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि पैन में शॉर्ट नेम नहीं चलता है, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ताकि इनकम टैक्स को थोड़ी क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिल जाए। तो शायद हो सकता है क्योंकि वो इंटरनली मैटर होता है और वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इसमें आप अपना सबसे पहले इसमें पैन कार्ड की नहीं माना गया है आपके स्कॉलरशिप के अंदर। आपके पास बैंक अकाउंट और आपका आधार कार्ड और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिनका केम है वो अपने हाई स्कूल के हिसाब से अपने आधार कार्ड में भी केम करवा लें। फिलहाल अगर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है तो उसके लिए, बिकॉज सभी का यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो जैसे मेरे केस में अगर प्रमाणित आधार ओटीपी पे जाएंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आप जैसे देखेंगे केएम, ये तो नाम के आगे केएम लगा हुआ है और यहाँ भी देखेंगे लगा होगा। अब जब यहाँ पे आपको यहाँ क्या करना है, तीसरे नंबर पे आधार जनसंख्या यानी कि आधार का डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन देना होता है, तो आधार नंबर डालना होता है। यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, फिर दूसरी बार आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है, कैप्चा डालना कि वेरीफाई आधार करना होता है। तो जैसे ही आप वेरीफाई आधार करेंगे और जिनके आधार में केएम नहीं लिखा हुआ है तो उनका वेरीफाई नहीं होगा, बिकॉज कि उनको आधार अपडेट कराना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपडेट करवा लें, उसके बाद इसे वेरीफाई करें तो शायद आपका वेरीफाई हो जाए। उससे पहले आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना होगा। जब आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाए यानी कि आधार में और हाई स्कूल में सारी चीज़ें आपकी एक जैसी हैं, उसके बाद आप जांच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट कर लें। यानी कि जब आप यहाँ पे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे रिन्यूअल का क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। दूसरे में नवीकरण में आपकी सारी चीज़ें जो बताई गई है वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और फोटो अपलोड करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। यानी कि इन ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट जो आप करते जाएंगे वो ग्रीन हो जाएगा। तो प्रमाणित हेतु आधार जब आप करेंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, उसको प्रिंट करके कॉलेज में अपने स्कूल के अंदर वेरीफाई करा लें। वेरीफाई के बाद जब वो कह देते हैं ओके हो गया तो यहाँ पे लिखा है जांच के उपरांत आवेदन पत्र में कुछ संस्था में सभी संस्था करने हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करें, है ना। और ये लिखा हुआ है बाद अवश्य करें, यानी 3 दिन बाद करना होता है। तो संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। आप पहले सबसे पहले ये जांच के लिए प्रिंट करें, कॉलेज में भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करा लें। उसके बाद संस्था हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें। उसके बाद जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करने के लिए, यानी कि जांच होगी उसके बाद अगर आपको उसको सबमिट करनी है फाइनली तो आप यहाँ क्लिक करें, सारे ग्रीन हो जाएंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ स्टेटस शो होता रहेगा। आप स्टेटस आप यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जैसे ही अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद ये गवर्नमेंट सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है, वहाँ से स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करके उस छात्र या छात्रा के अकाउंट के अंदर, स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर वो पैसे अमाउंट भेज दी जाती है। तो ये कुछ प्रोसेस था। और ये आधार से जो रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हो रही थी ये हमारे ऑफिस के अंदर भी फेस हो रही थी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से इसके बारे में शेयर कर दूं। और हाँ, एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं
वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में अपनी राय, सुझाव और कोई प्रॉब्लम समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। और कोई स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है और वो काफ़ी परेशान है, उनके नियर बाई कोई सीएससी सेंटर या साइबर से नहीं है और वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो वो नॉमिनल फीस के साथ हमारी सीरियस सपोर्ट टीम आपके इस फॉर्म को भरने में भी आपकी सहायता करेगी और आपके फॉर्म को प्रॉपर गाइड कर देगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आधार कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और जो आपका लेटेस्ट कॉलेज या स्कूल के अंदर जो लेटेस्ट फीस की स्लिप है वो आपको देनी होती है और साथ में आपका बैंक की पासबुक भी देनी होती है। एक पासपोर्ट साइज फोटो होता है जो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देंगे तो आपकी फॉर्म सेव इज बैकएंड टीम आपकी फॉर्म फिल कर देगी। उसका कुछ नॉमिनल फीस होगा। अगर आप चाहते हैं, स्टूडेंट हैं और आप अपने फॉर्म के लिए काफ़ी परेशान हैं, पैनिक हैं, तो प्लीज़ ना हो, बट आपको ये आधार और उसके हिसाब से सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो आप श्योर इसको सपोर्ट टीम को कॉन्टेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं छोटी सी नॉमिनल फीस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर सच में ये चैनल पे वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो आप मोटिवेशन के लिए आप हमें बता सकते हैं। अपनी राय सुझाव जरूर दें हमें। बड़ों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। चलते हैं अपनी गली और आप अब सभी का खुद से ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनों का, खासतौर घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें और जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें। सब में आपस में मोहब्बत और प्यार से रहें, सबको रिस्पेक्ट दें और सबको सावधानी से, समझदारी से ज़िंदगी जीने का अहम फैसला, यानी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का हक होता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। बाय बाय, टेक केयर।